ठीक है, तो स्टार्ट में इनको फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया था, लेकिन बाद में क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक के मतलब ये है कि ये अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, बल्कि ये सेप्रोफाइट्स होती हैं। सेप्रोफाइट्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स जो हैं, उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज़ करके, उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करके और उससे जो है अपनी फूड हासिल करते हैं। ये सेप्रोफाइट्स हैं, ठीक है? हेटेरोट्रॉफ्स थी, इस वजह से इन्हें फिर किंगडम एनिमेलिया में या इनको जो है अलग किंगडम में रखा गया, ठीक है? किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। प्लांट्स में इसलिए नहीं रखा कि जो है हेटेरोट्रॉफ्स हैं, इनको अलग किंगडम में रखा। और डीएनए एनालिसिस, इनका डीएनए जो है, इनका जेनेटिक मटेरियल है, वो भी ये इंडिकेट करता है कि ये बिल्कुल एक अलग किंगडम से बिलोंग करती है। इनकी सेल वॉल जो होती है उसमें काइटिन होता है, ठीक है? काइटिन वो मटेरियल है जो आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स के बाहर जो स्केलेटन होता है, जो उनके बाहर की कवरिंग होती है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इस स्टडी ऑफ जो फंजाई होती है, फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइको, MYCO, माइको वर्ड जो है वो फंजाई के लिए यूज़ होता है, और जो साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं, स्टडी करते हैं इसको, फंजाई को उन्हें हम माइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी सबको? अगर आवाज़ आ रही है तो हैंड रेज़ करें। जिसको मेरी आवाज़ आ रही है वो हैंड रेज़ करें। ओके, गुड। ठीक है, इसके बाद जो इनके अंदर डिवीज़न होती है, उसमें 2 टाइप्स की डिवीज़न होती है। एक होती है कि इनके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, ठीक है? न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में डिवाइड होता है, यानी पूरा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, लेकिन बल्कि सिर्फ़ इसका जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो ब्रेक नहीं होती, बल्कि जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, यानी जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है, उस तरह से इनका जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में डिवाइड होता है। बच्चों, जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा, वो अगर आपके पास ऐप नहीं है तो उनसे कहें कि गूगल में जाके जो लिंक है उसे सर्च करें और जॉइन करेंगे तो मैं उनको अलाउ कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद हम बॉडी ऑफ फंगस पे आते हैं कि फंगस की बॉडी कैसी होती है, ठीक है? फंजाई की बॉडी कैसी होती है? फंजाई की जो बॉडी होती है, ठीक है? उसकी कंप्लीट बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, ठीक है? ये लॉन्ग होती है, ठीक है? पतली होती है, ब्रांच्ड और ट्यूब्यूलर होती है, ठीक है? नॉर्मली जो है इनकी शेप्स इस टाइप की होती हैं, जो इनकी बॉडी होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? इस तरह की होती है। इसके अलावा जो इनके फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनसे ये मिल के बनी हुई है, इवन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मज़ीद थ्रेड्स होते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो आपको ये ट्यूब्यूलर से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये इनसे मिलके जो है पूरी थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिनसे मिलके पूरी इसकी बॉडी बनती है फंजाई की। इन्हें हम कहते हैं हाइफी, ठीक है? HYPHAE, हाइफी, ठीक है? हाइफी जो है ये पूरी बॉडी के अंदर जो है एक्सटेंसिवली इनके ग्रोन होते हैं। इसके अलावा इनकी जो वॉल है, जो सेल वॉल होती है, वो काइटिन की होती है, और ये जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है जिसमें सेलुलोज होता है, उससे कहीं ज़्यादा टफ होती है, ठीक है? और इसके अलावा हाइफी जो हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं, ठीक है? सेप्टेट भी हो सकते हैं हाइफी, और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब होता है कि वो सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टम, या एक कह लो कि दरमियान में एक उनके एक सेपरेशन होती है, ठीक है? सेपरेशन के ज़रिए से ये देखें। अब ये आपके पास अगर हम ये हमारे पास हाइफी आ गए, ये वाले हाइफी जिनके अंदर कोई दरमियान में कोई सेपरेशन नहीं है, डायरेक्ट ही न्यूक्लियस है, ठीक है? उन्हें हम कहेंगे एसेप्टेट, यानी इसमें सेपरेशंस नहीं है। जिनमें सेपरेशन हैं, सेल्स जो हैं प्रॉपरली सेपरेटेड हैं, उन्हें हम कहेंगे सेप्टेट हाइफी, ठीक हो गया?
ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ जो एसेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट में क्या होता है कि उनमें कोई डिविजन्स नहीं होती, ठीक है, बल्कि उनके सेल्स जैसे ये है हमारे पास, उनके अंदर जो सेल है पूरे का पूरा सेल जो है वो इलोंगेट होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये एक ही सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं, तो इसे हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। तो फिर ऐसे सेल्स को हम कहते हैं क्वेनोसाइटिक सेल्स, COEN से, ठीक है, क्वेनोसाइटिक सेल्स कहते हैं इनको हम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि मोस्टली जो फंजाई के न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब उसके न्यूक्लियस में जिस टाइम पे 2 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये हैप्लॉइड स्टेट में है। अपना जो माइक्रोफोन है वो ऑफ रखें। ठीक है, तो अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो फंजाई जो है मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, सिर्फ ट्रांजिएंट जो है इनके अंदर डिप्लॉइड जाइगोट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके बाद हम आते हैं जी न्यूट्रिशन इन फंजाई में, कि ये अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फंजाई जो होती हैं इनके पास फोटोसिंथेसिस करने का जो है फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं होती, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। सेल वॉल तो है लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं, यानी कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, बल्कि ये डीकम्पोजर्स होती हैं, ठीक है, डीकम्पोज करती हैं। डीकम्पोज करने का मतलब है कि ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगी, वो एंजाइम जो है डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर गिरेंगे, उनको डाइजेस्ट कर लेंगे और ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ हाइफी जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजाइड, ठीक है। जैसे अभी हम पीछे जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये वाला, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, अगर आप ये देखो तो ये आपको बाहर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और ये नीचे का स्ट्रक्चर जो है ये एंकरेज के लिए, जैसे रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो राइजाइड जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फंजाई के, ठीक है। अब ये जो है अपनी एब्जॉर्प्शंस के ज़रिए से जो है फूड डिकम्पोजर्स हैं ये, और ये डिकम्पोज करके डेड ऑर्गेनिजम्स को उनसे अपना फूड जो है ऑब्टेन करती हैं। इसके बाद आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी फंजाई, जो हैं पैरासाइट्स भी हो सकती हैं, प्रेडेटर भी हो सकती हैं, म्यूचुअलिस्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। पैरासाइट वो होता है जो किसी, वो एनिमल जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा हो, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैरासाइट्स होते हैं वो जिस एनिमल के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा होता है उसे हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पैरासाइट्स हैं वो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक फंजाई जो होती हैं, जैसे हमने अभी बात की कि क्या कहते हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं, डिकम्पोज करती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि जिस होस्ट के अंदर पैरासिटिक फंजाई होती हैं, जिस होस्ट के अंदर रह रही होती हैं, उनके अंदर अपनी कुछ स्पेशल हाइफी, ठीक है, अपनी एक स्पेशल हाइफी डिवेल्प करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं होस्टोरिया। वो होस्टोरिया जो है वो ये होस्ट के अंदर इंजेक्ट करती हैं और इंजेक्ट करके अपना फूड ऑब्टेन करती हैं, ठीक है। अब जो पैरासाइट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव, ठीक है। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं, ऑब्लिगेट हम उस ऑर्गेनिज्म को या उस पैरासाइट को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, होस्ट के बाहर अगर आप उसे निकाल लेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर में वायरसेस के लिए पढ़ा था, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, फैकल्टेट जो है ऑब्लिगेट होते हैं, यानी वो सिर्फ अपने होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, होस्ट के बाहर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते।
लेकिन अगर कोई ऐसा पैरासाइट होगा कि वो होस्ट के अंदर भी सर्वाइव कर सके, लेकिन अगर आप होस्ट उसको होस्ट की बॉडी से निकाल लें तो फिर भी सर्वाइव कर सके, उसकी डेथ ना हो, तो फिर ऐसे पैरासाइट को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स के अलावा ये प्रीडेटर्स होती हैं। प्रीडेटर हम कहते हैं कि जो एनिमल जो है किसी लिविंग एनिमल के ऊपर, जो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग एनिमल के ऊपर अटैक करके उसकी डेथ कॉज करते हैं, उसको हम प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है, तो प्रीडेटर्स जो होते हैं इन्हें हम कार्निवोरस भी कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मोस्टली लिविंग एनिमल्स के ऊपर जो है ये अटैक करते हैं। ठीक है, मसलन जो कुछ फंजाई होती हैं वो क्या करती हैं कि नीमाटोड्स, ठीक है, नीमाटोड्स जो हैं ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, उनको अटैक करती हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो है अपने हाइफी पेनिट्रेट करती हैं और उनसे जो है अपनी न्यूट्रिशन गेन करती हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक एथ्रोपोटरिस होती है हमारे पास फंजाई। ठीक है, वो क्या करती है कि कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग, आप अगर आपके पास बुक ओपन है तो आप अपना फिगर 8.2 का पार्ट बी देखें। इसमें एक दरमियान में एक नीमाटोड है जो स्नेक शेप का है और उसके गिर्द कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना हुआ है। ठीक है, अब ये एथ्रोपोटरिस जो है उसने इर्द गिर्द इसके ट्रैप करके इसको और कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना दिया है अपने जो है हाइफी हैं उनको इस तरह से जो है इनसर्कल करके। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये नीमाटोड जो है पूरे का पूरा उसको ये क्या कहते हैं अपने एंजाइम सिक्रीट करके उसे किल करेंगी और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, इसके अलावा अदर प्रीडेटर्स हैव अदर एडेप्टेशन सच एज सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, कुछ अदर्स होंगे जो कि स्टिकी सब्सटेंसेस भी जो है वो रिलीज कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो उसको स्टिक करके यानी एक जगह पर जो है फ्रीज करके अपने प्रे को किल करेंगी। ठीक है, जो एनिमल अटैक करता है खाता है उसे हम प्रीडेटर कहते हैं, और जिस एनिमल पर वो अटैक कर रहा होता है उसे हम प्रे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूचुअलिस्टिक हमारे पास फंजाई आएँगी, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक हम कहते हैं, म्यूचुअलिज़्म हम कहते हैं जब 2 ऑर्गेनिज़म्स एक-दूसरे को या तो फ़ायदा दे रहे हों या नुकसान दे रहे हों। ठीक है, और सिम्बियोटिक एसोसिएशंस भी हम इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है, वैसे म्यूचुअलिस्टिक हम कहते हैं जब दोनों एक-दूसरे को फ़ायदा दे रहे हों, और सिम्बियोटिक हम कहते हैं कि जब 2 ऑर्गेनिज़्म एक-दूसरे के साथ जो है कंबाइन करके कंबाइंड स्टेट में रह रहे हों। इसमें फंजाई की अगर हम देखें म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन, यानी सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी इकट्ठे रह रहे हैं, और म्यूचुअलिस्टिक है यानी दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, तो फंजाई के बनते हैं लाइकन एंड माइकोराइजी। ठीक है, लाइकन्स जो होती हैं इसमें क्या होता है कि एलजी और फंजाई। ठीक है, एलजी जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, एलजी और फंजाई जो है वो आपस में मिलके रहते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ फंजाई होती एलजी होती है और एलजी के ऊपर जो है वो फंजाई की लेयर होती है। फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती, जबकि एलजी अपना फूड प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, लेकिन एलजी जो है वो डेलिकेट होती है। ठीक है, उससे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि फंजाई जो है इसकी सेल वॉल रेजिस्टेंट होती हैं। ये जो है डेजिकेशन को यानी कि लॉस ऑफ वाटर को, डिहाइड्रेशन को भी जो है रेजिस्ट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है उसमें भी। तो फंजाई जो है वो प्रोटेक्ट करती है हार्श वेदर से और सनलाइट से, किसको, एलजी को, और एलजी जो है अल्टीमेटली फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है। तो इस तरह ये दोनों मिलकर रहते हैं, और ये मोस्टली ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर दोनों एक जो है अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, जहाँ पर फंजाई को कहीं और से फूड नहीं मिल सकता और एलजी को कहीं और से सपोर्ट नहीं मिल सकती। मसलन बेयर रॉक्स हम कहते हैं कि जो पथरीली चट्टानें होती हैं जहाँ पर जो है पानी भी कम होता है और जहाँ पर कोई ऐसे कोई ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होते। इसके बाद आता है माइकोराइजी, माइको मीन एल्गी और राइजी मीन रूट्स। ठीक है, अब इसमें प्लांट्स की रूट्स आएंगी। हमारे जो वास्कुलर प्लांट्स होती हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाए उन्हें हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे 95% वास्कुलर प्लांट्स जो होते हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशंस बनाते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन का मतलब है कि मसलन अगर ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं माइको। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्लांट की और प्लांट की रूट्स और फंजाई जो हैं ये आपस में कंबाइन करके एसोसिएशन बनाएंगी। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा कि एक तरफ से प्लांट की रूट होगी। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मली प्लांट की रूट है
और उसके साथ आगे ये जो आपको ब्लैक कलर की ये है विदाउट माइक्रोराइज़ी, यानी जहाँ पर प्लांट के साथ जो है फंजाई अटैच नहीं है, और यहाँ दूसरी साइड पे विद माइक्रोराइज़ी यानी इसमें आपके पास फंजाई अटैच है। तो ये क्या करती है, ये हेल्प करती है डीप पेनिट्रेशन में प्लांट्स को, जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली फंजाई को इससे क्या मिलता है कि वो इन प्लांट्स से अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेती है। ठीक है, इसमें आपको माइकोराइज़ी जो है 2 टाइप्स की नज़र आती हैं, एक होती है एंडो और एक होती है एक्टो। ठीक है, एंडो में क्या होता है कि जो आपके पास ये फंगल हाइफी हैं, ये सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। आप अपनी बुक में फिगर 8.4 देख सकते हैं, उसका पार्ट ए। उसमें आपको एंडोमाइकोराइज़ी, जिसमें क्या होगा कि सेल्स के अंदर चली गई होगी। ठीक है, जो आपके पास फंजाई की हाइफीज़ हैं वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, जबकि एक्टो माइक्रोराइज़ी जो है उसके अंदर जस्ट बाहर रहती है। ठीक है, जैसे आप अब ये वाली पिक्चर देख लें। ठीक है, ये एंडो है, ठीक है, जिसमें सेल्स के अंदर जा चुकी है माइक्रोराइज़ी, जबकि ये एक्टो है जिसमें सेल के बाहर बाहर है। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जिनको आवाज़ आ रही है वो हैंड रेज कर दें। ओके गुड, क्लियर आवाज़ आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, या फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि एक बॉडी जो है उसके अंदर से फ्रेगमेंट्स बने, उसके पार्ट्स जो हैं वो टूट के, और जो हर एक पार्ट होगा वो एक नए जो है बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, स्पोर्स में क्या होता है कि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सीड प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पोर्स जो हैं जहाँ गिरते हैं वहाँ जर्मिनेट करते हैं और नई बॉडी पूरी बना देते हैं। ठीक है, कुनिडिया जो है वो भी स्पोर्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन मैंने बता दिया। ठीक है, बडिंग में या क्या होता है कि बड्स बनती हैं। ठीक है, जो बॉडी है वो ग्रो करती है, उसकी साइड में बड्स बनती हैं, जैसे आपके पास जिंजर होती है, अदरक होती है, अदरक की साइड्स पे जैसे आपको बड्स नज़र आती हैं ना, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, वो बर्ड जो है, अगर वो बर्ड टूटेगी इस एनिमल की, तो वो ऑर्गेनिज्म की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो इनसाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर्म होते हैं, यानी कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉर्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर जो है हमारे पास स्पोर्स फॉर्म होते हैं। सिंगुलर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं, अगर ज़्यादा होंगे, मल्टीपल होंगे, तो उन्हें हम स्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है आपके पास स्पोरेंजिया। ठीक है, ये पूरा जो गोल स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर जो आपको एक एक नज़र आएगा वो बेसिकली स्पोर है। अब ये तो बेसिकली पूरी एक फंजाई का स्ट्रक्चर है, उसमें से भी अगर आप देखो, इसको अगर हम जूम करें, तो ये जो आपको राउंड राउंड छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये स्पोरेंजियम है, और एक स्पोरेंजियम के अंदर मल्टीपल स्पोर्स होंगे। ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसमें जो एक एक राउंड जो आपको शेप नज़र आ रही है, ठीक है, एक राउंड शेप जो है ये एक स्पोरेंजिया है, एक स्पोरेंजियम है। उसके अंदर मल्टीपल स्पोर्स होंगे, जब आप उसको खोलेंगे, तोड़ेंगे, तो उसके अंदर जैसे पाउडर होता है उस तरह के आपको मल्टीपल स्पोर्स जो है वो मिलेंगे, जो बेसिकली हाइफी की सीड्स कह सकते हैं आपके, जहाँ वो गिरेंगे वहाँ पर जर्मिनेट करके वो एक नई जो है बॉडी बना देंगे पूरी। इसके अलावा कोनिडिया जो है ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं व्हिच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। ठीक है, अब कोनिडिया जो होते वो भी स्पोर्स हैं। ठीक है, कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास स्पोर्स हैं, लेकिन बस इसमें आपके पास शेप डिफरेंट हो जाती है। अब ये देखिए आप, कोनिडिया में क्या होता है, अब ये आपके पास क्या है, कोनिडिया है। ठीक है, और कोनिडिया के ऊपर जो है ये कोनिडियोफोर्स हैं, ये जो आपको स्टाक्स नज़र आ रही हैं, जो डंडियाँ नज़र आ रही हैं, ये कोनिडियोफोर्स कहलाएंगी, और इनके ऊपर जो आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कोनिडिया कहेंगे। ठीक है, ये स्पोरेंजिया के अंदर नहीं होंगे, बल्कि आपके पास जो हैं इस तरह से क्लस्टर्स बने हुए होंगे इनके।
इसके बाद आती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि एक बॉडी जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। एक बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगी, और जो नया फ्रेगमेंट होगा वो क्या करेगा, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। एक बॉडी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुई और हर फ्रेगमेंट से, हर पार्ट से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है बडिंग आती है, ठीक है। बडिंग में मैंने अभी आपको बताया कि बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो नई बर्ड होगी उस बर्ड से जो है पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। हम जो है फंजाई की देखेंगे, ठीक है। फंजाई में जो है हमारे पास, एक्सक्यूज मी टीचर। जी जी, मिस जी मुझे पिक्चर नहीं शो हो रही। बाकी सबको हो रही है, बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है। किसी और बच्चे को शो हो रही है तो वो अपना माइक ऑन करके बोलें। यस मिस हो रही है शो। अच्छा बच्चों, जिसको शो नहीं हो रही वो जो है एक दफ़ा कॉल लेफ्ट करके और दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है। बडिंग में क्या होगा कि इस तरह से आपके पास ये देखें, आपके पास एक जो ऑर्गेनिज्म है उससे एक बर्ड प्रोड्यूस हुई साइड पे, ठीक है। वो बर्ड देखें साइज में इंक्रीज हुई, अल्टीमेटली वो बर्ड अलग हो जाएगी और पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। ठीक है। इसके बाद हम इसकी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैरियोगैमी और एक होती है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अब कैरियोगैमी में क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में जॉइन होते हैं, ठीक है। कैरियोगैमी के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियाई आपस में जॉइन होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मोगैमी के दौरान क्या होता है कि आपके पास प्लाज्मोगैमी के दौरान क्या होता है कि इनके जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कैरियोगैमी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्लाज्मोगैमी जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोगैमी होती है, ठीक है। कैरियोगैमी के नतीजे में जो है न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और अगर मियोसिस हो रही हो तो न्यूक्लियस 1 से 4 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और माइटोसिस हो तो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। जबकि इसके बाद होती है प्लाज्मोगैमी, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो है साइटोप्लाज्म है उसने डिवाइड होना होता है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है इस पॉइंट पे, अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या होना होता है, प्लाज्मोगैमी, यानी साइटोप्लाज्म ने 1 से 2 में डिवाइड होना होता है। समटाइम्स हो जाता है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कैरियोगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी नहीं होती, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। तो फिर आपके पास जो सेल बनता है नया, उसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। फिर जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हों तो उस स्टेज में हम फिर उस हाइफी को या उस सेल को जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हों, न्यूक्लियाई हों, उसे हम फिर कहते हैं डाइकैरियोटिक या मल्टी कैरियोटिक या फिर हेट्रोकैरियोटिक, यानी जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के डिफरेंट जो है न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो टेबल 8.1 है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। हम सिर्फ ये टेबल करेंगे, टिक कर लें। इसके आगे जो आपके पास 4-5 टॉपिक्स में आपके इसी टेबल में कवर हो जाएंगे, ठीक है। जाइगोमाइकोट्स, एस्कोमाइकोट्स, ठीक है, ड्यूट्रोमाइकोट्स या माइकोटा, ठीक है। ये सारे आपको करने की जो है इसकी थ्योरी आप बेशक ना बाकी की ना करें डिटेल्स, आप सिर्फ इसका जो हमारा ये टेबल है ये याद कर लेंगे तो आपका जो है ये पूरे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स भी कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। इसकी टिपिकल एग्जांपल हमारे पास आएगी राइजोपस, ठीक है, जिसे ब्लैक मोल्ड भी, ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो ब्लैक जो हमारी नॉर्मली ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक कलर की अक्सर
जब बहुत अरसा कहीं पड़ी रहे आपके पास ब्रेड, तो उसके ऊपर जो एक ब्लैक सी चीज़ बन जाती है, एक ब्लैक सी लेयर बन जाती है जब वो ख़राब हो जाती है, तो वो बेसिकली ब्लैक मोल्ड्स होती हैं, ठीक है। पाइलोबोलस होती है, ठीक है, जिसे हम स्पिटिंग फंजाई या फंगस भी कहते हैं, ठीक है। अब इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़ाइगोस्पोर्स के ज़रिए से होती है, ठीक है। ज़ाइगोस्पोर्स जो है एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और फॉर्म होते हैं इन दी स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये किस में फॉर्म किस चीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और इनके जो हाइफ़ी होते हैं, किसके हाइफ़ी? ये ज़ाइगोमाइकोटा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ज़ाइगोमाइकोटा में ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मूविंग, नॉन मोटाइल होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और इनकी ज़ाइगोमाइकोट्स की जो बॉडी है वो नॉन सेप्टेट, इनके हाइफ़ी जो हैं वो नॉन सेप्टेट होते हैं, ठीक है, यानी कि क्वाइनोसाइट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्वाइनोसिटिक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स, जिसे हम सैक फंजाई भी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास यीस्ट आती है, मोरल आती है, ट्रफल्स, ठीक है, पाउडरी माइल्ड्यूज आती हैं, मोल्ड्स आते हैं, ठीक है। इसमें एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इन दी सैक लाइक एस्काई, ठीक है। एस्काई या एस्कस जो हैं ये सैक लाइक होते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स जो हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर इनके जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। कुनिडिया जो है इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनकी वो डिफरेंट होती है। कुनिडिया जो होते हैं कट ऑफ होते हैं फ्रॉम द टिप्स ऑफ कुनिडियोफोर, ठीक है। तो इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुनिडियोफोर के तरीके से होती है, जबकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्काई के ज़रिए से होती है, ठीक है, एस्कोस्पोर्स के ज़रिए से होती है। अब इनकी हाइफी सेप्टेट होती है, लेंथी होती है, ठीक है, लंबी होती है, डायकैरियोटिक होती है। डायकैरियोटिक का मतलब है कि एक ही सेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस मौजूद होंगे। अब आप ये देखें, ये आपके पास हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास ये बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाहर एक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो है वो स्पोर्स हैं, ठीक है। ये बाहर जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम एस्कस कहेंगे और जो फिर अंदर स्पोर्स होंगे उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं बिसिडियोमाइकोटा या बिसिडियोमाइसीड्स, इन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। इसमें मशरूम्स आ जाते हैं, रस्ट, स्मट, पफ बॉल्स एंड ब्रैकेट फंजाई, ये इसकी एग्जांपल में आएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी बिसिडियोस्पोर्स की होती बिसिडियोस्पोर्स के ऊपर होती है जो कि क्लब शेप्ड बिसिडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत कम पाई जाती है। अनकॉमन का मतलब है कि इनके अंदर बहुत जो है वो कम पाई जाती है, ठीक है। बिसिडियोस्पोर्स की भी आपको ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो हाइफी हैं इनके भी सेप्टेट होंगे, लेंथी होंगे और डाइकैरियोटिक होंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, आप ये देखिए इनके अंदर बिसिडियोस्पोर जो होंगे ये आपके पास पूरा बिसिडियम है, ठीक है। और बिसिडियम के ऊपर जो है आपके पास क्या चीज़ लगी हुई है? बिसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं। तो बिसिडियोस्पोर्स की थोड़ी इस तरह की शेप होती है। क्लब शेप जब हम कहते हैं तो उसमें जो चीज़ 4 के फॉर्म में हो, ठीक है। ये देखिए आप 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आपके पास जो है ये आपके पास 4 बिसिडियोस्पोर्स जो हैं 4-4 की फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? क्लब शेप्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यूट्रोमाइकोट्स या ड्यूट्रोमाइसीट्स आते हैं, इन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इसमें एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ठीक है, और अल्टरनेरिया आती हैं, ठीक है। पेनिसिलियम जो है ये बहुत फेमस है, आपने पेनिसिलिन जो है वो सुनी होगी, एंटीबायोटिक होती है, ये वो बनाने के काम आती है, ठीक है। सेक्सुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, यानी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के ज़रिए, कोनिडियोफोर्स के ज़रिए से होती है। और इनके हाइफी वैरिड, वैरिड का मतलब है कि इनके सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टेबल करने के बाद आगे जो हमारे पास पेज नंबर 120, 121, 122, 123,
124 का स्टार्ट, ये हमें नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम आएँगे सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई पे। ठीक है, लैंड एडेप्टेशन में वही बातें दोबारा कि इनकी जो क्या कहते हैं, सेल वॉल होती है वो टफ होती है, थिक होती है, रेजिस्टेंट होती है। इसके अलावा जो है ये सेप्रोफिटिक होती हैं, ठीक है। इनका जो हाइफी हैं वो एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन के अंदर बहुत दूर-दूर तक जो है फैल जाती हैं, ठीक है। जब ये सेप्रोब्स के तौर पे एक्ट करती हैं, तो इनके पास जो हाइफी हैं वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, जिन्हें हम राइज़ाइड कहते हैं, ठीक है। राइज़ाइड जो है वो अल्टरनेटिव वर्ड है रूट्स के लिए, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके जो स्पोर्स, ये स्पोर्स के ज़रिए से, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है रिप्रोडक्शन की। इसके अलावा स्पोर्स के ज़रिए से जो हैं ये रिप्रोड्यूस करती हैं, तो हवा, पानी, ये सारी चीज़ें इनको हेल्प करती हैं डिस्पर्सल में, यानी कि ये अपने जो स्पोर्स हैं उनको दूर-दूर तक फैला सकें। ज़्यादातर जो है टॉलरेंट होती हैं बैक्टीरियल डैमेज से इन हाइपरटोनिक सराउंडिंग, ठीक है। यानी अगर हाइपरटोनिक सराउंडिंग होगी, यानी आपके पास साल्ट कंटेंट अगर ज़्यादा भी हो, तो भी जो है ये रेजिस्टेंट होती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स को जो है ये कर सकती हैं, एंड्योर कर सकती हैं। मसलन ये -5 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जो है, और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जो है ये एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। यही रीज़न है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम फ्रिज में कोई, रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ रख देते हैं, तो वो बैक्टीरियल डैमेज से बच जाती है, काफ़ी अरसा पड़ी रहती है, ठीक है? नहीं, अगर आपके पास चीज़ बाहर पड़ी रहे, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रख दें, तो वो काफ़ी दिन जो है वो चीज़ ठीक रहती है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। लेकिन फ्रीज़र के अंदर भी ज़्यादा अरसा रख दें, तो उसके ऊपर जो है कुछ ब्लैकिश सी या ग्रीनिश सी जो है, आपको कुछ जब वो ख़राब होती है, तो आपको कुछ चीज़ नज़र आती है। वो बेसिकली वो जो है फंजाई होती हैं, ठीक है? जो फ्रिज के अंदर भी रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी सर्वाइव कर जाती हैं, क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर्स को सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आएगी, ठीक है, माइकोराइज़ आ जाता है इसमें, वही लाइकेन आ जाएगा, ठीक है जी, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये बायो इंडिकेटर्स होती हैं, ठीक है, यानी कि अगर किसी जगह पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये ग्रो नहीं करेंगी, या ग्रो अगर कर चुकी हैं, तो वहाँ पर जो है इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो जो कि इंडिकेट करेगी कि एक जगह पर इर्द-गिर्द पॉल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, या फिर कुछ पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वज़ह से पॉल्यूशन कम हो जाएगी, और इसके अलावा आप जो है इनका एनालिसिस करके आइडेंटिफ़ाई भी कर सकते हैं कि यहाँ इर्द-गिर्द कौन-सा पॉल्यूटेंट पाया जाता है। इसके बाद इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, ठीक है, यानी आपको इकोनॉमिकली इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? इकोनॉमिकली इसमें जो सर्टेन फंजाई एडिबल होती हैं, बहुत सी जो है उन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मशरूम्स हैं, लेकिन बहुत सी मशरूम्स ऐसी भी होती हैं कि जो नुकसानदेह होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें जो है पॉइज़नस होती हैं, जिसकी वजह से डेथ कॉज़ हो सकती है, जिसमें एमानीटा है और इसके अलावा जैक ओ लैटर्न है। ठीक है, रेनडियर मोस ये भी एक लाइकन है, ठीक है, जो कि मोस नहीं है बल्कि ठीक है, एक लाइकन है। ये रेनडियर्स के लिए, ठीक है, रेनडियर्स एक एनिमल होते हैं जो आर्कटिक रीजन के अंदर, पोलर रीजन के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। पेनिसिलियम जो है वो स्पीशीज़ हमारे पास यूज़ होती हैं एरोमा के लिए, एरोमा मतलब फ्लेवर, खुशबू के लिए। ठीक है, एस्परजिलस जो है वो सोया सॉस और सोया पेस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो हमें एस्परजिलस से मिलता है। इसके अलावा पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम से बनती है। लोवास्टेटिन जो है वो ब्लड प्रेशर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लो करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, ये जो है हमारे पास एज़ इम्यूनो सप्रेसिव जो है ड्रग्स के तौर पर यूज़ होती हैं, यानी इम्यून सिस्टम को रिप्रेस करने के लिए जिस टाइम पर कोई जो है हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो। ठीक है, इसके अलावा एर्गोटाइन है, ये जो है माइग्रेन जो है हाफ सर का जो दर्द होता है, ठीक है, हाफ साइडेड हेडेक जो होता है,
उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है लाइकेन्स जो हैं इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो यीस्ट हैं ये वो फर्स्ट यूकेरियोट्स हैं जिनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जो आपके पास पूरा जीनोमिक सीक्वेंस यानी पूरा डीएनए का सीक्वेंस जो फाइंड आउट किया गया वो भी यीस्ट के अंदर ही स्टडी किया गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं। पिंक ब्रेड मोल्ड जो है न्यूरोस्पोरा जिसे हम कहते हैं, ये जेनेटिक रिसर्च में जो है मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो चुकी है। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है? पहले इकोनॉमिक गेन्स थे, फ़ायदे, और अब हम इसके नुकसानात पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सी सीरियस प्लांट डिजीज़ेज़ जो हैं वो फंजाई कॉज़ करती है, ठीक है? जिसमें आपके पास जो व्हीट है, कॉर्न है, ठीक है, कॉटन है। इसके अलावा आपके पास जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी जो गन्ने के अंदर एक रेड सा रेडिश सा हो जाता है गन्ना, ठीक है? वो वाली, इसी तरह पोटैटो विल्ट यानी पोटैटो मुरझा जाते हैं इसमें, या एप्पल स्कैब जो एप्पल खराब हुए होते हैं, ब्राउन-ब्राउन हुए होते हैं, ठीक है? ये सारे जो हैं फंगल डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है? इसके अलावा एनिमल्स के अंदर रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, ठीक है? ये कॉज़ करती है। इसके अलावा ओरल एंड वेजिनल थ्रश, ठीक है? ये ख़ारिश होती है एक, ठीक है? इसके अलावा हिस्टोप्लास्मोसिस जो है ये इन्फेक्शन होता है लंग्स का, जो कि अगर हम इसके स्पोर्स को इन्हेल कर लें तो कॉज़ होता है, ठीक है? इसके अलावा एस्परजिलस की वजह से जो है एस्परजिलोसिस एक डिज़ीज़ है वो हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हैं बहुत सी जो आपके पास फंजाई हैं उनके अंदर माइकोटॉक्सिन कहते हैं जो हमें फंजाई से टॉक्सिन्स यानी फंजाई के पॉइज़नस मटीरियल होते हैं, ठीक है? इन्हें हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। ये जो हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं यानी कि ये कैंसर कॉज़िंग होते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा एर्गोटिज़्म जो है वो कॉज़ होती है अगर हम जो है इज़ कॉज़्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल एर्गोट कंटामिनेटेड राई फ्लोर, यानी ऐसा राई फ्लोर, राई का आटा जिस जो है कंटामिनेटेड हो विद द फंजाई, ठीक है? तो अगर हम वो यूज़ कर लें, वो खा लें उससे बनी हुई ब्रेड, तो जो है उससे कॉज़ हो जाती है डिज़ीज़ एर्गोटिज़्म। इसके अलावा जो है दुनिया में जितना भी फ्रूट प्रोड्यूस होता है उसका तकरीबन 15 टू 50% जो है हर साल वो फंगल अटैक्स की वजह से फंजाई की जो डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से लूज़ हो जाता है। इसके अलावा एक पिंक यीस्ट रोडोट्रूला हमारे पास फंजाई है जो कि क्या करती है शॉवर कर्टन्स के ऊपर, जो वॉशरूम्स के अंदर शॉवर के इर्द-गिर्द कर्टन्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सा डैमेज जो है वो स्टोर्ड एंड कट लंबर, ठीक है? जब कोई ट्रीज़ के स्टेम हम कट करके और उनको जब हम कट किए हुए ट्रीज़ के स्टेम होते हैं उन्हें हम लंबर कहते हैं, जबकि लिविंग ट्रीज़ के जो स्टेम्स होते हैं उन्हें हम टिम्बर कहते हैं, ठीक है? कट ट्रीज़ के स्टेम को लंबर कहेंगे और स्टैंडिंग ट्रीज़ या लिविंग ट्रीज़ के स्टेम्स को हम टिम्बर कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके मैं आपको नोट्स जो हैं वो सेंड कर दूँगी। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 3 मिनट्स में हमारी ये जो मीटिंग है वो एंड हो जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। समझ आया आपको? हैंड रेज़ कर दें। यस मिस। मिस एर्गोटिज्म वाला बता दें ज़रा थोड़ा-सा, वो जो ब्रेड वाला आप बता रही थी। बच्चों एर्गोटिज़्म में ये होता है कि अगर आपने राई का आटा, ठीक है? राई जिस तरह हम गंदम का आटा खाते हैं, इसी तरह अगर हम राई का आटा जो है वो ऐसी राई खा लें, ठीक है? ऐसे राई के दाने जिनको जो फंगल अटैक का शिकार हो चुके हों, उनको अगर पीस के और उनका जो है उनकी ब्रेड बना ली जाए और अगर हम वो खा लें तो उसकी वजह से हमें एक डिज़ीज़ हो जाएगी जिसे हम एर्गोटिज़्म कहते हैं, ठीक है? उसके बहुत से सिम्पटम्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर नीचे मेंशन किए हुए हैं। तो उसमें फिर क्या होता है साइकोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, ठीक है? इसके अलावा उसके डिफरेंट जो है सिम्पटम्स आपके पास मेंशन्ड हैं। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन?
ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई है सबको? हैंड रेज कर दें जिस चीज़ को समझ आ गई। यस। ओके बच्चों, देन अल्लाह हाफिज़। ये किसी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, अब तो अब क्लास भी एंड होगी, अब आपने ज्वाइन किया है।